कोई भी नदी है, कोई भी रिवर है और रिवर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो कॉमन सी बात है कि नदियाँ आपका देखिए, नदियाँ पर्वतीय हिस्सों से निकलती हैं, पर्वतीय भाग से निकलती हैं, क्योंकि नदियों में जो ऊर्जा मिलती है नदियों को वो आपका ढलान से मिलती है। कौन सी नदी कितनी ढाल है उसके ढलान से उसको क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। आप जरा देखें यहाँ पर, ये आपका नदी है, ये आपका नदी है डियर। तो ये नदी मान लीजिए किसी पहाड़ी एरिया से बहते हुए आती और ये अचानक जब पहाड़ से ये डाउनवर्ड आपका कोई ढलान मिलेगा तो ये नदी आपका फिर ये पानी जो है ऊपर से अपने साथ कंकड़ और पत्थर सब लेके आपका और गिरता है, और गिर करके ये जितना भी कंकड़ और पत्थर होता है वह सब यहाँ क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। और पानी को देखेंगे तो पानी और छोटे छोटे जो बालू के कण हैं वो सब इसमें से निकल करके बाहर हो जाते हैं। तो एक बात ये है कि नदी जब पहाड़ से अगर जहाँ पर नीचे ढलान में गिरती है और जहाँ पर गिरने के बाद जो भी आपका स्टोन या पत्थर यहाँ से लाई रहती है वह यहाँ काफ़ी बड़ा होता है, तो यहाँ गिरता है और पहाड़ों पर नदियों में आपका ढलान होता है। तो पहाड़ में ढलान होता है और ढलान से आपका नदियों को क्या मिलता है? ऊर्जा या ताकत या पावर को एक्वायर करती है नदियां। कहाँ से? ढलान से। तो सारा जो है कोई भी पत्थर होता है उसको वह नदियां आपका रोटेट करते हुए लेके चली जाती हैं, लेके आती हैं तो यहाँ गिराती हैं, और यहाँ गिराने से जो एरिया का निर्माण होता है और इस एरिया में नदियां एक तरह से कहा जाए तो विलुप्त हो जाती हैं। नदियां वो दिखती नहीं है आपका इस एरिया में। इसको आप कहते हैं भांवर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? भांवर प्रदेश। ये कौन सा हिस्सा है? भांवर प्रदेश का। बात मेरी समझ में आ रही है आपका? नदियां किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है? वहां दिखती नहीं है आपका भांवर प्रदेश में। नई बात समझ में आई। गिट्टी आप गांच लीजिए 5 बोरा और ऊपर से 10 बाल्टी पानी गिराइए, पानी किधर से निकल रहा है आप जान ही नहीं पाएंगे। जान पाएंगे नहीं। गिट्टी आपका स्टोन गजा है और ऊपर से 50 बाल्टी पानी भी गिराते रहिए, वह किधर से बह रहा आपको पता नहीं चलेगा। वह नीचे नीचे अपना पानी क्या होगा? निकल जाएगा। तो पानी की धारा अगर दिखेगी नहीं तो आप नदी किसको मानेंगे? इसलिए भांवर प्रदेश में नदियां क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। भांवर प्रदेश में विलुप्त हो जाती हैं। अब भांवर प्रदेश के बाद जब आगे बढ़ेगा तो एक एरिया ये आता है जहां पर ये पूरा पानी जो टोटल पानी इससे रिस करके आएगा तो वह यहाँ पर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो जिस एरिया में पानी इकट्ठा हो जाता है उस एरिया को हम लोग तराई क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र। ये आपका तराई क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर आपको हमेशा आपका पानी लगा ही लगा रहता है। यहाँ पर कचड़ा घुटने भर पानी बराबर आपको देखने को मिलता है। जैसे वो एक स्थान है ना गुजरात में डियर, कच्छ की रण, जो कॉमनली आपका साल में जो है ना करीब करीब 8 महीना के आसपास वह पानी में डूबा ही रहता है। तो उसी तरह से जो तराई बेल्ट होता है यहाँ पर ये सिचुएशन होती है। यहाँ पर हमेशा ही कचड़ा बना रहता है और ये पूरा गीला एरिया होता है डियर। इसके बाद जब आगे बढ़ाएंगे नदियों को, तराई बेल्ट के बाद जब आगे बढ़ेंगी तो अब ये आपका मैदानी इलाकों में पहुँचती है नदियाँ। अब मैदानी इलाकों में पहुँचने के बाद ये नदियाँ थोड़ी मोड़ी जो एरिया होती है, ये थोड़ी मोड़ी एरिया दोनों तरफ, इसमें आपका इसका पानी क्या होता है? ये बरसात के दिनों में क्या होता है? फैल जाता है। ये थोड़ी मोड़ी एरिया में बरसात के दिनों में ये पानी फैल जाता है।
तो जिस एरिया में बरसात के दिनों में पानी फैलता है उसको आप कहते हैं खादर प्रदेश। क्या कहते हैं? खादर प्रदेश। खादर प्रदेश। और आप एक बात और जानिएगा, खादर प्रदेश में हर साल, एक साल नहीं, हर साल नदियां उसको डुबोती ही डुबोती हैं। यहाँ की जो मिट्टी होती है हर साल अपडेट होती रहती। नदी आएगी, खादर प्रदेश को डुबाना तय है। खादर प्रदेश एक बड़ी एरिया नहीं होता है, नदियों के किनारे थोड़ी सी एरिया। अब बरसात में पानी बढ़ना ही बढ़ना है, तो पानी के साथ जो बालू रेत है, जो लाई हुई नई मिट्टी है, उस मिट्टी को खादर प्रदेश वाली एरिया में क्या करती? फैला देती। तो आप मित्रों एक बात और सुना होगा आपने, एक मिट्टी की क्राइटेरिया होती जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आपका, इसके नाम से इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी मतलब होता है जल के द्वारा ओढ़ा दी जाने वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी होती। आप एक बात समझिएगा, क्या खादर प्रदेश में फसलें उपजाऊ होता है? फसल का पैदावार अच्छा होता है? हाँ, अच्छा होता है। बाबू लोग, इस एरिया में मिट्टी को आपको ज़्यादा खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि एवरी ईयर आपका वहाँ की मिट्टी क्या होती? अपडेट होती रहती। हमेशा नदी आएगी और इधर पूरी एरिया से फर्टाइल कोई भी चीज़ होता है उसको बकोट करके नदी लेकर आ करके और खादर प्रदेश में क्या करेगी? फैला देगी। और बच्ची, आप लोग किस एरिया में रहते हैं? आप लोग किस में रहते हैं? तो सुनिए, हावड़ियर, यहाँ से बहुत बड़ा क्षेत्र ही होता है जिसको आप बांगर बोलते हैं, या आपका बांगर प्रदेश बोलते हैं। बांगर प्रदेश, बर्तनी थोड़ा सा काट के कम बेसी होगा तो आप समझ लीजिएगा। हाँ, बांगर, बंगाल लिखे हैं। अच्छा, बांगर। देखिए, बांगर प्रदेश, आप लोग जो है ना बांगर प्रदेश में हैं। बांगर प्रदेश की क्या विशेषता होती है? यूं आप जानिएगा कि हर साल बाढ़ नहीं आती। क्या मित्रों, हर साल बाढ़ आती है? नहीं। आप लोगों की एरिया में मोहम्मदाबाद में 2004 में बाढ़ आई, फिर आपका पिछले साल बाढ़ आई, 5 में आई थी आपका, ऐसे कुछ 5 में, 5 के बाद पिछले साल आई। तो बांगर प्रदेश में हमेशा बाढ़ नहीं आती, वह 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल पर कभी कभी वो आपका पूरा जो है पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि इन एरियाओं में भी फैल जाता है। लेकिन डियर, अगर आपसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाए कि बांगर प्रदेश की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होती है या खादर प्रदेश की, तो आप बताएंगे खादर प्रदेश की। लेकिन बांगर प्रदेश वाले हिस्से में भी नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है, उत्पादक मिट्टी, वह इन एरियाओं में क्या कर दी जाती है? फैला दी जाती है। क्या कर दी जाती है? फैला दी जाती है। और डियर, नीचे है, नीचे भी आपका बांगर है। ऐसा नहीं है, कोई क्षेत्र जो होता है वह दोनों तरफ लंबा एरिया फैला होता है, इधर भी ज़्यादा फैला होता है, उधर भी फैला। तो जब पानी फैलेगा तो जिधर डाउनवर्ड पाएगा उधर पूरा पानी फैल जाता है। तो जहाँ आपका कब्बो 5 साल, 7 साल, 8 साल पर बाढ़ आती है, तो ऐसे क्षेत्रों को बांगर प्रदेश कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र जो हर साल पानी से डूबता है उसको खादर प्रदेश कहते हैं। लेकिन किस प्रदेश की मिट्टी हर साल अपडेट होती रहती है? तो आप बताएंगे क्या? खादर प्रदेश की मिट्टी हर साल अपडेट होती रहती है। और इसके बाद जब हम नदी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता है, ये हम बात कर रहे हैं कहाँ का? मैदानी इलाका का। अब मैदानी इलाके के बाद ये नदियाँ समुद्र में चली जाती। कहाँ चली जाती? ये आपका समुद्र में चली जाती। ये आपका समुद्र में चली जाती। तो नदियों का जो वेग होता है, पानी का वेग, वह सबसे न्यूनतम हो जाता है कहाँ पर? हाँ, समुद्र के मुहाने पर। कहाँ पर? समुद्र के मुहाने पर। चूंकि रीजन होता है, ये आपका नदियों का क्या होता है, एक तरह से लास्ट
अवस्था आ जाती है। यहाँ पर नदियों का वेग एकदम न्यूनतम हो जाता है और नदियों की ताकत इतनी घट जाती है, अब वह थक जाते हैं। थक करके जो भी बालू रेत लिए रहते हैं, अब हमसे नहीं जा रहा है, अब वो आपका वहीं क्या करते हैं, जमा देते हैं। तो नदियाँ जो हैं पहाड़ी एरियाओं से और पूरे जितने भाग से नदियाँ ट्रेवल करके आई हैं, वह जितना भी मिट्टी उट्टी बकोट के लाई हैं, और वह अब इस मुहाने पर क्या करती हैं, जमा देती हैं। क्या करती हैं, जमा देती हैं। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ रिवर, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ रिवर। मित्र मेरे भाई बहन बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिगर आपको पड़ा रहेगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। देखिए नदियों में ताकत, नदियां जब पहाड़ी एरियाओं में चलती हैं ना, ये पहाड़ी एरियाओं में जब नदियां चलती हैं तो उनको पावर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि युवा अवस्था में युवा अवस्था में आपका होती है नदियां। अब युवा अवस्था में इतनी पावर होती है कि अपने मार्ग में आने वाले हर पत्थर को, कोई पत्थर अगर कहीं भी आना चाहेगा तो भी उसको क्या करती हैं, रोटेट करते हुए आपका लेके चली जाती है। और वह लेके आएंगी तो यहाँ पर जब ढलान पड़ेगा तो सडन फॉल डाउन आपका टू डीप एरिया, एक गहराई पर आकर के वह गिरेगा, और गिरेगा तो यहाँ से कुछ टूट फाट होता है, तो छोटा मोटा जो पत्थर होता है रगड़ करके वह इरोजन की प्रक्रिया होती है आपका। और उधर आपका वेदरिंग होता है, वेदरिंग, इरोजन, और लास्टवा में क्या होता है, डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन को आप इंग्लिश में डिपोजिशन कहते हैं, हिंदी में निक्षेपण कहते हैं। और इरोजन क्या होता है, जो वो पत्थर जो है ना, कभी देखा आप लोग, जैसे उत्तराखंड में आप जाएंगे ना हरिद्वार में, तो खूब आपका गोल गोल आपको पिंडी मिलेगा, उसको लोग लेकर आकर यहाँ पर खूब पूजा करते हैं। तो वह पत्थर जानते हैं डियर, वह पत्थरों से रगड़ कर कर के आपका नदियों के साथ वो बहते हुए आता है, तो पत्थरों से क्या होता है, रगड़ करता है, तो रगड़ कर कर के आपका वह इतना सुंदर गोल हो जाता है। आप मोरंग बालू में आपने देखा होगा ऐसे पत्थर जो एकदम सुंदर सुंदर पिंडी की तरह हो जाते हैं डियर। तो मेरी बात समझ में आई, वो आपका डियर वह कौन सी प्रक्रिया होती, इरोजन, जिसको अपरदन कहते हैं। और डियर यहाँ पर जब होता है फ्लो, ये आपका पहाड़ पर जब यहाँ से टूटता है और यहाँ पर जब गिरता है, तो यहाँ पर पत्थर, एक पत्थर दूसरे के ऊपर गिरने से क्या होता है, टूटता है। तो एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराकर टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको आप अपक्षय कहते हैं, या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदरिंग। अब डियर भारत में आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र क्या है, वो आपका उत्तर भारत का विशाल जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिमालय का आता है मेनली। तो भारत में ज़्यादातर नदियां जो भारत की जलवायु को, भौगोलिक सिचुएशन को निर्धारित करने का काम करती हैं, वह ज़्यादातर नदियां उत्तर भारत के विशाल पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। लेकिन कुछ कुछ नदियां नीचे पठार से भी निकलती हैं। पठार से या पश्चिमी घाट की छोटी छोटी पहाड़ियां होती हैं, कुछ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से भी निकलती हैं। और देखा होगा आपने, जैसे आप उसका ले लीजिए गोदावरी नदी का, वो भी आपका पश्चिमी घाट की पहाड़ी आपका नासिक से निकलती डियर। लेकिन अब इसमें एक बात और हो जाता है कि किसी भी नदी के द्वारा डेल्टा बनेगा या नहीं बनेगा, डेल्टा बनेगा या ज्वार नदमुख बनेगा, ये टोटली डिपेंड करता है कि वह नदी किस एरिया से ट्रेवल कर रही है, भ्रमण कर रही है। अगर कोई नदी मैदानी इलाका से गुजरेगी और ठीक है, जहाँ पर समुद्र के पास गिरती है वहाँ दोनों तरफ अगर पहाड़ होगा, दोनों तरफ अगर पहाड़ होगा तो पहाड़ बोलेगा या तो मुझको काटो, या तो मैं अपने पास तुम्हारे लाई हुई किसी भी मिट्टी रेत को अपने पास जमा होने नहीं दूंगा। तो अब नदी भी क्या करती है,
वृद्धावस्था में हो जाती है आपका। अरे भाई समुद्र में गिरने वाली है, अब उसको काटने की शक्ति नहीं होती। जवानी में अगर नदी रहती ना तो उनको औकात दिला देती पहाड़ को, यहाँ पहाड़ को तोड़ फोड़ के तहस नहस कर देती नदियाँ, है ना डियर। लेकिन यहाँ पर तो आपका समुद्र के मुहाने वाली बात कर रहे हैं। अब बुढ़ौती में कहाँ नदी को ताकत है पहाड़ तोड़ने का। तो भैया कोई बात नहीं, डिपोजिशन अगर नहीं होने देंगे तो वह बालू रेत ले जाकर क्या करती, उड़ेल देती। और जब नदिया में आपका बालू रेत उड़ेलेगी तो जहाँ गिराएगी वहाँ गड्ढा होगा, और बालू रेत वहाँ से फिर फ्लो करके दूर जाकर क्या हो जाता है, जम जाता है। उसी को कहते हैं ज्वार नद मुख। और लेकिन आपका नदी अगर समुद्र में जहाँ गिर रही है, नदी जहाँ समुद्र में गिर रही है, अगर वहाँ पर कोई तरफ पहाड़ नहीं है तो फिर वो क्या करेगी, जो भी बालू रेत लेके जाएगी इतना थक जाती है कि वह मुहाने पर क्या कर देती है, जमा देती है। दैट इज नोन एज आपका डेल्टा। डेल्टा का निर्माण करती है आपका डियर। आप मैप अगर देखते होंगे अब डियर यहाँ पर देखिए एक कौन सी पर्वत श्रृंखला है, हिमालय का तो है ही। ये नंबर 1 पर है ट्रांस, नंबर 2 पर है बृहद, नंबर 3 पर है मध्य और नंबर 4 पर है क्या, शिवालिक। आप देखिए आपका इन्हीं के बारे में आपको टोटल स्टडी करना है। एक बात जरा सुनिएगा, यहाँ जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है ना, वह लगभग 900 किलोमीटर चौड़ा है। 900 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और डियर 2500 किलोमीटर क्या है, 2500 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। हिमालय की लंबाई कितना है, लगभग 2500 किलोमीटर है। लेकिन हिमालय की चौड़ाई 900 किमी है। ये 900 किमी जानते हैं कहाँ है, ट्रांस वाले हिस्से में। आपको पता है ट्रांस वाला जो रेंज है वह ज्यादा दूर तक नहीं गया, यहीं से क्या हो जाता है, लगभग खत्म। तो इस वाले हिस्से का मेजरमेंट अगर देखेंगे चौड़ाई तो लगभग आपका 600 किलोमीटर ही आती। लेकिन ये पूरी लंबाई आपका अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर माना जाता है। एक बात। दूसरी बात मित्र मेरे भाई बहन, ये ट्रांस हिमालय जो है ना, ट्रांस हिमालय, वह ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ना, वो आपका 6000 मीटर है। आपका ए रमेश कुमार फ्राम बंदी कला ना, बंदी कला, ये इन्होंने हमारे यहाँ एकेडमिक की पूरी पढ़ाई किया। इन्होंने एकेडमिक जानते हैं ना, इंटरमीडिएट की पढ़ाई जो होती है वो उन्होंने किया। करने के बाद काफ़ी दिनों तक पढ़ा, फिर बीच में ये आपका चले गए एक जॉब करने, HNB स्कूल है वहाँ पढ़ाने के लिए, और काफ़ी दिनों तक वहाँ इन्होंने पढ़ाए भी। अब पढ़ाने के बाद फिर आए हमारे पास, और अंत में इन्होंने आपका तैयारी किया, और लास्ट में ये आपका आज पोस्ट हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के कैडेट हैं डियर आपका। तो बहुत बढ़िया। आपका उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में मान लीजिए आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, उसमें अलग अलग ये होता है, तो सब में आपका बढ़िया से रमेश अपनी सेवा दे रहे हैं। और बताएं रमेश कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है जी। और बताएं, आप लोग थोड़ा सा शांत रहेंगे। रमेश इल्मों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि हाँ। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करिए और लगातार प्रयास करिए। आप लोग हाँ, बीच बीच में कभी कभी छोड़ देने के बाद बहुत पीछे आ जाते हैं आप लोग। क्रम तोड़ना। हाँ, क्रम नहीं तोड़ना है और लगातार प्रयास करते रहना है, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलेगी आपका निश्चित रूप से। हम भी बहुत परिश्रम किए हैं, जैसे कि
हम इंटर के बाद, इंटर लगभग 2011 में हमने 12 पास किया था, और उसके बाद बीएससी मैंने किया रांची से, और 2014 में फाइनल किया था मैं। और उसके बाद मैं पीजी डिप्लोमा करने चला गया फैजाबाद जी, बायोटेक्नोलॉजी से। वो पॉलिटेक्निक के थ्रू होता है, तो उसकी तैयारी मैं सब यहाँ कर रहा था उस टाइम। और कंपटीशन निकलने के बाद मैं फैजाबाद चला गया कोचिंग की, वहाँ पढ़ाई किया मैंने। फिर उसके बाद जॉब करने चला गया फिर चंडीगढ़ मैंने 1.5 साल लगभग फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब किया है क्यूसी केमिस्ट के रूप में। और उसके बाद फिर मैं छोड़ के वहाँ से आया, फिर दोबारा तैयारी शुरू कर लिया यहाँ पे। और प्रयास करते करते जो है लास्ट में मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे उस टाइम। और मैं सर से बात कहा तो ये रखा था कि मैं सर, और मेरे पास पैसे अभी नहीं हैं, अब मैं कोचिंग नहीं कर पाऊँगा। और लगभग 1 महीने अभी हुआ था छोड़े हुए यहाँ से कोचिंग, और मेरा एग्ज़ाम था। मैं घर पे बहुत पढ़ा, लगातार पढ़ा घर पे, सेल्फ स्टडी किया, और कुछ बच्चों को पढ़ाया भी अपने गांव में, छोटे छोटे बच्चों को। और मेहनत करके जो है फिर सफलता मिल गई लास्ट में, और उसके बाद सर से मिलने का मौका मिला, फिर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, देखा आपने भाई का एक स्ट्रगल, कितना संघर्ष किया, जॉब भी किए, बीच में 1.5 साल इधर उधर किए आपका। फिर आदमी जो है आपका एक दृढ़ निश्चय बना लेता है तो कामयाबी उसको अवश्य मिलती है। लेकिन हमारा काम है आपको मोटिवेट करना। आपको लोग कहते हैं कि हमने इनको ये बना दिया, हमने इनको ये बना दिया। कोई किसी को कुछ नहीं बनाता है, बस एक दिशा दिखाता है। करना आपको, करेंगे सब आप। भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बनाता हूँ, बस हम आपको दिशा देते हैं। आप मेरे पर भरोसा रखते हैं, मेरा रेस्पेक्ट करते हैं, मेरा काम है आपको दिशा देना। मैं आपके माइंड को सजाता हूँ, आपके सोच को सही दिशा की ओर लेके जाना आपका अध्यापक का काम है। एक बात समझिएगा, ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय, इसका जो स्ट्रक्चर है वह इन तीनों हिमालयों से पूरी तरह से क्या है, भिन्न क्यों है? क्योंकि आपको पता है वो ट्रांस जो है ना, इससे पहले बना है। ये 3 जो हिमालय हैं ये आपका 33 सागर के कचरे से बना है। 33 सागर जो था बीच में, अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड के बीच में 33 सागर, और धीरे धीरे गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड की ओर बढ़ा, और जा करके आपका फिर धीरे धीरे कई हजार लाख साल में वह उससे टच हो गया। और 33 सागर का जितना भी कचड़ा उचड़ा था, मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़ जो भी था, उसको उसने दबाया और उठ गया। जब ऊपर उठा तो धीरे धीरे वह सूख करके कई लाख हजार वर्ष के बाद वह क्या बन गया, पहाड़ बन गया। अब मित्रों आपके मन में हुआ कि 33 सागर से अगर हिमालय का निर्माण हुआ है तो 33 सागर है आपका, ये तो बर्फ है। तो मित्रों आपको पता होगा कि वह जब दबेगा और ऊपर उठेगा तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर जो है कम होता है। तो जब तापमान कम होता है तो जो कुछ पानी की बूंदें या जो कुछ भी रही होंगी वो सब क्या होती हैं, जम जाती हैं। तो जम करके वह बर्फ का रूप धारण कर लेती हैं, एक बात। तो दूसरी बात हम यह बताना चाहेंगे कि जो ट्रांस की मिट्टी है उसका कंपोजिशन जो है इन तीनों बृहद और मध्य और शिवालिक से क्या है, भिन्न। इसमें ज्यादा लंबाई में आपका लेंथ ट्रांस का नहीं। बाकी अगर आप ऊंचाई की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊंचाई आपका 6100 मीटर, ये औसत की बात मैंने कहा, 6100 मीटर। इसी बृहद हिमालय का हिस्सा है कौन, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितना है 8848। हो गया ना उमच के क्लियर अपना।
तो ये होता है, आप समझ रहे होंगे, औसत है। और डियर, दुनिया की जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वह लगभग 6000 किलोमीटर पर अपना दम तोड़ देती हैं। चाहे वो आपका एकोनकागुआ ले लीजिए दक्षिणी अमेरिका का, चाहे एल्बर्ट ले लीजिए आपका रॉकी का, चाहे आपका माउंट ब्लंक ले लीजिए यूरोप का, या आप किलिमंजारो ले लीजिए आपका अफ्रीका का। यानी दुनिया की सारी पर्वत श्रृंखलाएं और चोटियां जहां पर अपना दम तोड़ देती हैं, वहां से इसका औसत ऊंचाई शुरू होता है। सोचिए, इसलिए मित्रों पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा अगर पर्वत श्रृंखला की बात आती है तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट है। और सबसे बड़ा और बृहद की बात आए तो आप एंडीज बताएंगे, एंडीज पर्वत श्रेणी माला, जो कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। इसमें ट्रांस और बृहद हिमालय दोनों ऐसे हैं जहां पर कोई आपका ज्यादातर जीव जंतु पाए ही नहीं जाते, और न ही वहां पर कोई वनस्पतियां पाई जाती हैं, क्योंकि ट्रांस हो या बृहद हो, ये दोनों आपका बर्फ से ढके रहते हैं, ज्यादातर बर्फ रहता है, लो टेम्परेचर। सोचिए, ट्रांस का एक हिस्सा है, वहां पर सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हो, ग्लेशियर समझ रहे हैं, बर्फ के पहाड़ों को ग्लेशियर कहते हैं। और बर्फ के वे पहाड़ जो 2-2, 3-3 करोड़ साल से पिघले ही ना हो आपका, ऐसे पहाड़ों को ग्लेशियर कहा जाता है। तो अब वहाँ सियाचिन ग्लेशियर का क्या विशेषता है, आपको पता है ना? सियाचिन ग्लेशियर का विशेषता ये होता है कि वहाँ टेम्परेचर -55 हो जाता है। -55 पर इतना हार्डनेस हो जाता है, वो अंडा जो है ना, आपके जैसे ट्रक से गिट्टी उतारा जाता है बेलचा से, वैसे उतार लीजिए अंडा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूटता ही नहीं। ये आपका है सियाचिन का। तो मित्रों, हिमालय का जो 4 रेंज है, 4, उसमें 2 तो न मानव जीवन के सर्वाइव करने के उपयुक्त होता है और न ही कोई वनस्पतियां वहां उगती हैं। 2 आपका पूरी तरह से क्या है, बेकार है। और सबसे बेहतरीन जगह होता है मध्य हिमालय, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक। एक बात समझिए, ऐसे हाथ देख रहे हैं, शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। आप हिमालय का एक साथ अगर देखना चाहेंगे तो सिर्फ 3 श्रेणियां देख सकते हैं, शिवालिक, मध्य, बृहद। ट्रांस तो उस पार होता है, वो दिखता ही नहीं। बात समझ में आ गई आपको?